वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टेशन। आज हम वीडियो में देखेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, उसके साइन एंड सिम्टम्स, उसका मेडिकेशंस क्या होता है, क्या रिस्क फैक्टर है, हम देखेंगे इस वीडियो में आगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बेसिक्स ही है, एक चेकिंग ब्लड प्रेशर कैसे चेक करना है। मतलब इतना ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताने वाला, जस्ट शॉर्ट पॉइंट्स में है। प्लेस द स्टेथोस्कोप और ब्रैकियल आर्टरी, ये तो बेसिक सी चीज़ें जो सबको पता रहती है। ये मैं ओवरऑल मतलब शॉर्ट टाइम में कैसे हम हाइपरटेंशन का स्टडी कर सकते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट्स मैंने दिए हैं। ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक को लेके मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि एक शॉर्ट रिवीजन के तहत मतलब शॉर्ट रिवीजन मार सके ऐसा कंटेंट इसमें है। सेकेंड है, पेशेंट शुड नॉट स्मोक, एक्सरसाइज एक्सेट्रा विद इन 30 मिनट्स ऑफ हैविंग देयर बीपी चेक। मतलब पेशेंट से ये हमने पूछ लेना चाहिए कि आपने स्मोकिंग किया है क्या, या एक्सरसाइज करके आए हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बीपी पे इफ़ेक्ट करती है, ये आप सबको पता है। तो ये बेसिक है, ध्यान रखना है। और तीसरा है, नो बीपी शुड बी ऑस्कल्टेड इन आर्म्स विद, जिस साइड में मैस्टेक्टॉमी हुआ है या जिस हाथ में एवी फिस्टुला है, पेरिफेरली इंसर्टेड कैथेटर है, लाइन है, और ब्लड क्लॉट है जिस हाथ में, मतलब वेरिकोज वेन जैसा या कुछ अदर ब्लड क्लॉटिंग इशू है पेशेंट को, तो उस साइड में हमने बीपी चेक नहीं करना है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, वो ध्यान में रखना है। सब ने या अच्छे से ध्यान में रखो। आगे हम देखेंगे कैटेगरीज क्या है, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, नॉर्मल, प्री हाइपरटेंशन, स्टेज 1 हाइपरटेंशन के ऐसे क्लासिफिकेशन किए गए हैं। बीपी की रिकॉर्डिंग जो आती है न्यूमेरिकल्स में, ये की गई है। तो इसमें हम देखेंगे, तो पहला है हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन में क्या होता है, जो कि सिस्टोलिक बीपी है, सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी, ऐसे दो कॉलम बनाए हैं और कैटेगरी में हम ये दिखेंगे। तो सिस्टोलिक में क्या है, हाइपोटेंशन अगर होता है तो बिलो 100 हमारा बीपी सिस्टोलिक रहेगा और डायस्टोलिक बीपी बिलो 60 जाएगा, तो हम उसको क्राइटेरिया कैटेगराइज कर सकते हैं हाइपोटेंशन। फिर पूछेंगे हाइपोटेंशन तो कर लिया, तो नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए। तो नॉर्मल बीपी रहता है 120 टू 80, ऐसा नॉर्मल रेंज है। मतलब हम 110 टू 90 ऐसा एक कंसिडर बेसिक रेंज पकड़ सकते हैं। 100 के नीचे जाएंगे तो हाइपोटेंशन सिस्टोलिक में, और 120 से थोड़ा नीचे रहेंगे मतलब 110 तक हम जा सकते हैं सिस्टोलिक में, और 70 टू 90 के बीच में डायस्टोलिक रहना चाहिए, तो वो नॉर्मल बीपी हो जाएगा। फिर आता है प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन में कितना है, 120 टू 139, और डायस्टोलिक बीपी रहता है 80 टू 89। ये कैटेगराइज करना ज़रूरी है। अगर वैल्यूज़ आपको पता है तो आप जल्दी से कैटेगराइज कर सकते हो, क्योंकि आपको पूछ सकते हैं कि प्री हाइपरटेंशन में कितना बीपी होता है, हाउ डू यू कैटेगराइज प्री हाइपरटेंशन, स्टेज 1 हाइपरटेंशन। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो प्री हाइपरटेंशन में है 120 टू 139 और डायस्टोलिक 80 टू 89। फिर स्टेज 1 हाइपरटेंशन क्या है, तो स्टेज 1 में आता है बीपी, सिस्टोलिक बीपी हमारा 140 टू 159, और डायस्टोलिक बीपी आता है 90 टू 100, मतलब 90 टू 99। फिर स्टेज 2 में और बढ़ेगा, जैसे कि मोर देन 160 यहाँ पे दिखाया गया है, और डायस्टोलिक मोर देन 100 चला जाएगा। तो आप ये वैल्यूज़ ध्यान में रखना। स्टेज 2 हाइपरटेंशन मतलब वो 160 चला जाता है और 100 डायस्टोलिक चला जाता है। और सबसे हाइपरटेंशन क्राइसिस से ही समझ आना है कि बीपी बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कि वो अबोव 180 सिस्टोलिक जाएगा और डायस्टोलिक जाएगा अबोव 120। तो ये सब नंबर्स आपको याद हो गए, ये सिस्टोलिक और ये सब डायस्टोलिक। तो ऐसा देखो यहाँ पे बीपी नीचे से के साइड में बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे है हाइपोटेंशन, फिर नॉर्मल भी आएगा, फिर प्री हाइपरटेंशन, स्टेज 1 हाइपरटेंशन, स्टेज 2, और फिर लास्ट में हाइपरटेंशन क्राइसिस में कितना सिस्टोलिक और कितना डायस्टोलिक बीपी रहेगा, ये इस चार्ट में है। चार्ट अगर आपको इस फोटो चाहिए तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज है नर्सिंग स्टेशन RR के नाम से, आप वहाँ से ये फ़ोटो ले सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, रिस्क फैक्टर हम देखेंगे। रिस्क फैक्टर में है प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन के जो आते हैं, तो उसमें प्राइमरी हाइपरटेंशन के हम देखेंगे पहले। इसे ना इसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, और इडियोपैथिक भी हाइपरटेंशन कहा जाता है। मतलब इसके कॉज नोन नहीं होते, कॉज इज़ अननोन। देखो इडियोपैथिक मीन्स इनके कॉज अननोन होते हैं, ये नॉट क्यूरेबल है और ओनली कंट्रोलेबल। मतलब प्राइमरी हाइपरटेंशन जो होता है पेशेंट को, हम इसे क्योर नहीं कर सकते, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना है।
तो इसकी रिस्क फैक्टर हम कैसे देखेंगे? रिस्क फैक्टर में पहला आएगा रेस, ये साइड में देखो आप, रिस्क, फिर ये आता है फैक्टर्स। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। आर फॉर रेस ये रहेगा, आई फॉर इनटेक ऑफ सोडियम, एस फॉर स्मोकिंग, के फॉर पोटेशियम लो। तो ये हो गया रिस्क का। तो रिस्क में ध्यान रखना है, रिस्क फैक्टर पूछेंगे हाइपरटेंशन का तो रिस्क वर्ड ही ध्यान रखना है। रिस्क मतलब रेस, वाइट है, ब्लैक पीपल, वाइट पीपल, तो जो है मतलब रेस के हिसाब से ये कॉजेज़, ये रिस्क फैक्टर हैं। इनटेक ऑफ सोडियम, देन स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो ज़्यादा सोडियम इनटेक करते हैं उनको रिस्क होता है हाइपरटेंशन का, जिनका लो पोटेशियम रहता है। फिर फैक्टर्स का लॉन्ग फॉर्म में देखेंगे हम। फैक्टर्स में आता है पहला फैमिली हिस्ट्री, जिनको भी फैमिली हिस्ट्री है बीपी का रह चुका है, हाइपरटेंशन का, तो उनमें ज़्यादा रिस्क होता है। फिर एडवांस एज, जैसे ही एज बढ़ता जाएगा हाइपरटेंशन की रिस्क बढ़ेगी। कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज, जो ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेते हैं उनका बढ़ा हुआ तो हाइपरटेंशन होगा। फिर टू मच कैफीन लेते होंगे, ओबेसिटी एक कॉज है। रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल में भी ये होता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल आएगी तो ओबियस है कि ओबेसिटी भी आएगी। तो ये फैक्टर्स का हो गया। और लास्ट ईयर स्टैंड फॉर स्लीप एपनिया। तो ये सब ध्यान में रखना है। रिस्क फैक्टर, तो रिस्क फैक्टर में आएंगे रेस, इनटेक ऑफ सोडियम, स्मोकिंग, लो पोटेशियम, फैमिली हिस्ट्री, एडवांस एज, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज, टू मच कैफीन, ओबेसिटी, रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ एंड स्लीप एपनिया। तो भाई ये इसमें सब ध्यान में रखना है, हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है। जो अक्षय कुमार बोलता है ना मूवी में पहले, हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है, तो यही चीज़ें हैं। स्मोकिंग, तो इससे भी हाइपरटेंशन होता है। सोडियम, खाना अच्छे से खाओगे तो वेल बैलेंस डाइट खाओगे ना तो पोटेशियम लो नहीं होगा, सोडियम ज़्यादा नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा और ओबेसिटी भी नहीं होगी। रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर आप ऑफिशियल्स काम करते हो, बैठे रहते हो, तो आपको एक तो जिम ज्वाइन करना चाहिए, नहीं तो मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, जैसे आपका टाइम सूटेबल है आपको वॉक करना चाहिए। स्लीप एपनिया, जिनको डिस्टर्ब स्लीप रहता है उन्होंने अपना डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें। और फैमिली हिस्ट्री है तो उन्होंने रेगुलर चेकअप करना चाहिए, क्योंकि ये जो साइलेंट किलर ऐसे माना जाता है बीपी को, हाइपरटेंशन को, जो धीरे धीरे बढ़ता है और हमको पता नहीं चलता, बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट नहीं करती इतने जल्दी। जब ज़्यादा हो जाएगा तभी हमारी बॉडी साइन सिम्टम्स हमें दिखने लगेंगे। तो रेगुलर चेकअप करना चाहिए जिन्होंने फैमिली हिस्ट्री है, एज जिनका ज़्यादा हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी हमने देखा प्राइमरी हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर, हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन में देखेंगे तो क्रोनिक किडनी डिसीज़। तो पहले ये ऊपर वाला चीज़ ध्यान में रखना है, तो डायरेक्ट कॉज रहता है, मतलब किसी अदर डिसीज़ कंडीशन की वजह से इसमें हाइपरटेंशन होगा। सेकेंडरी मतलब ऑलरेडी कोई डिसीज़ कंडीशन हुआ है और उसके वजह से हाइपरटेंशन होगा, तो वो हो गया सेकेंडरी। उसमें आता है पहले क्रोनिक किडनी डिसीज़, फिर डायबिटीज़ आएगा, फिर हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म, दोनों में हमको हाइपरटेंशन हो सकता है। कशिंग सिंड्रोम है। फिर प्रेगनेंसी में आपने देखा है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होता है, तो वो सेकेंडरी में क्लासीफाई किया जाता है। बाद में सर्टन ड्रग्स जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिए जाते हैं, उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन की रिस्क है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हमें ध्यान में रखना है। तो जिनको भी क्रोनिक किडनी डिसीज़ या किडनी के अदर डिसीजेस है, डायबिटीज़ है, थायरॉयडिज्म है, हाइपो और हाइपर, कसिंग सिंड्रोम है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड है, तो रेगुलर चेकअप करवा लेना चाहिए। रेगुलर मंथली चेकअप होना चाहिए पेशेंट का, तो जल्दी से अगर डिटेक्ट हो जाए, तो जैसे हमने देखा कि हाइपरटेंशन क्यूरेबल नहीं है तो कंट्रोलेबल है, मतलब प्राइमरी हाइपरटेंशन जो मैं बात कर रहा हूँ। सेकेंडरी हाइपरटेंशन तो हम कंट्रोल और क्योर भी कर सकते हैं, जैसे डिसीज़ कंडीशन क्योर हो जाएगा साइमल्टेनियसली अपना हाइपरटेंशन भी कंट्रोल होगा। लेकिन रेगुलर चेकअप होना चाहिए, अर्ली डिटेक्शन होगा तो अर्ली ट्रीटमेंट होगा और रिकवरी अर्ली हो जाएगा। तो ये है ध्यान में रखने वाली चीज़ें। आगे है साइन सिम्टम्स। तो पहले जैसे मैंने बोला है साइलेंट किलर है भाई, ये देख लो, शांति में क्रांति करेगा ये। तो यह है यूजुअली असिम्टोमेटिक, जब ज़्यादा हो जाएगा तभी पता चलेगा। और अगर सिम्टम्स दिखते ही है ज़्यादा होने के बाद, मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी हाइपरटेंशन, स्टेज 1 हाइपरटेंशन, स्टेज 2 हाइपरटेंशन तक जब जाएंगे ना, तब ये साइन सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि हेडेक होगा, फिर नोज़ ब्लीड होगा, ब्लड विजन होगा, चेस्ट पेन होगा पेशेंट को, तो ये सारा दिखने लगेगा। लेकिन तब तक ऑलरेडी बात हाथ से निकल गई होगी।
उसे हम फिर कंट्रोल ही करना है, हम उसे क्योर ही नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें है, साइलेंट किलर है। तो इसलिए मैंने बोला जिनको भी फैमिली हिस्ट्री है, एज है, जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज़्यादा है, उस हिसाब से उन्होंने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए और हाइपरटेंशन से बचना चाहिए। रेगुलर चेकअप होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है तो आपने उसको सजेस्ट करना है, उनको कंसल्ट करना है, उनको बोलना है डॉक्टर के पास जाओ, रेगुलर चेकअप करवाओ। मंथली उनका रेगुलर चेकअप होगा तो ही हाइपरटेंशन उनको डिटेक्ट जल्दी हो पाएगा और कंट्रोल भी हम उसे कर सकते हैं फिर। तो ये सारी चीज़ें साइन सिम्टम्स में आप ध्यान में रखना है। हेडेक, नोज ब्लीड, ब्लड विजन और चेस्ट पेन, और साथ में बीपी इंक्रीज है तो आपने डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है। फिर क्लासीफाई करेंगे वो तो डॉक्टर कंसल्ट कर लेंगे। आगे है अफेक्टेड ऑर्गन्स। तो भाई बीपी बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, तो क्या क्या ऑर्गन्स अफेक्ट होंगे? तो सबसे पहले तो होगा हार्ट, क्योंकि उसको ज़्यादा पंप करना पड़ रहा है, तो वो तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में चला जाएगा, क्योंकि ज़्यादा काम हो रहा है तो वो थकेगा बेचारा, गया काम से। फिर नेक्स्ट आता है ब्रेन। ब्रेन में होता है स्ट्रोक। क्यों होता है? वीक एंड नैरो वेसल्स कुड लीड टू रप्चर। अभी 120 टू 130 हम नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर मानते हैं, फिर 80 टू 70 टू 90 हम नॉर्मल से डायस्टोलिक प्रेशर मानते हैं। अगर इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो बॉडी क्या अडॉप्ट कर लेगी? बॉडी तो डैमेज होना ही होना है। जो डेलिकेट वेसल्स है, जो वीक है, नैरो है वेसल्स, वो तो रप्चर होंगे ब्रेन में। अगर ब्रेन में हो गया तो स्ट्रोक हो गया, फिर किडनी में हो गया तो रीनल फेलियर में जाता है। कितना काम करेगी? जितना उसका लिमिट है उतने पर मिनट में ही जीएफआर चेंज होगा ना, जीएफआर थोड़ी बढ़ेगा। जीएफआर बढ़ेगा तो वर्कलोड बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ गया तो फेलियर। इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन हो या मैकेनिकल मशीन हो, वो भी वर्कलोड होने से फेल में हो जाते हैं। तो ये तो बॉडी है, तो ये फेलियर में चला जाएगा, किडनी में भी। और लास्ट में है 4 आइज़ भी होते हैं, क्योंकि आइज़ में भी हमने देखा है जो कैपिलरीज है वो डेलिकेट होती है। तो अगर ज़्यादा बीपी कंटिन्यूसली बढ़ा रहेगा तो उसमें भी रप्चर होके फिर विजुअल चेंजेस, ब्लड विजन हमें होगा। ये साइन सिम्टम्स हमने देखने हैं। अफेक्टेड ऑर्गन्स ये सारे हो जाते हैं हाइपरटेंशन में। तो आप इस में से अब तक तो समझ चुके हो कि हाइपरटेंशन कितना डेंजरस है और अर्ली डिटेक्शन कितना ज़रूरी है। उसके बाद में देखेंगे इसमें ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ क्या क्या है। तो एंटी हाइपरटेंसिव में मेडिकेशंस दी जाते हैं। ABCD आपको ध्यान में रखना है। A फॉर AC इनिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, जो कि सफिक्स आता है उसका प्रिल, जैसे कि कैप्टोप्रिल, इनालप्रिल। फिर सेकंड है B फॉर बीटा ब्लॉकर, जो ओलॉल होता है, प्रोपनानॉल, ऑस्मेलालॉल, ये सब बीटा ब्लॉकर्स में जाएंगे। फिर आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जैसे कि इसका सफिक्स है पाइन, जैसे एम्लोडिपिन। तो ऐसे सारे C फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में चले जाएंगे। D फॉर डायरेटिक्स आता है, जैसे कि हम डायरेटिक्स देते हैं पेशेंट को, लासिक्स, फ्रूजामाइड जिसे बोलते हैं, तो ये डायरेटिक्स हो गया। और डिगॉक्सिन जो इंजेक्शन है, तो ये एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन है। तो ये कैसे ध्यान में रखना है? ABCD आप ध्यान में रख लो, हो जाएगा। AC इनिबिटर, B फॉर बीटा ब्लॉकर, C फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, D फॉर डायरेटिक्स, और एक D ऐड कर लेना, डिगॉक्सिन, तो आप हो जाएगा। और उसके फिर सफिक्सेस है फ्रील, ओलॉल, पाइन। तो ठीक, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो इजी ट्रिक्स है जो कुछ मैंने इस वीडियो में बताई है, आपको एग्ज़ाम में भी काम में आएगी, या वाइवा में काम में आ सकती है, या फिर आप डेली ड्यूटी में कर रहे हो तो कोई आपको जल्दी से पूछ लेगा, सर ऐसा ऐसा है तो मैं ये ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, तो वो एम्लोडिपिन ले रहा है, तो आपको याद हो जाएगा एम्लोडिपिन, पाइन सफिक्स एंड होता है, तो वो क्या है? C से है। C फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो ऐसे हम पेशेंट को भी एजुकेट कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अगली वीडियो में और नई नई चीज़ें देखेंगे। थैंक यू।